नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं नदीम अंसारी, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पीएम का संबोधन। संसद से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से रूबरू होते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35(1) ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके कारण 3 दशक में राज्य में 42,000 निर्दोष लोग मारे गए। हम सब ने मिलकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरदार पटेल ने जो सपना देखा था उसे पूरा किया गया। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और धारा 35(1) का देश के खिलाफ कुछ लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। 22,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। इसके दूर हो जाने से उनका भविष्य सुधरेगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता से खास तौर पर कहा कि संसदीय प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है वो संपूर्ण देश का भला करता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जो संसद कानून बनाए वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं होता है। पहले की सरकारें जो कानून बनाकर वाहवाही लूटती थी वो भी यह दावा नहीं कर सकते थे कि ये जम्मू कश्मीर में लागू होगा। देश के 1.5 करोड़ लोग उन कानून से वंचित रह जाते थे। देश के अन्य राज्यों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। महिला अधिकारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश की महिलाओं को व्यापक अधिकार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बच्चियां इससे महरूम हैं। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। देश भर के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ कागजों में ही लटका है। राज्य कर्मचारियों के हितों की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35(a) इतिहास की बात हो जाने के बाद उनके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर बाहर निकलेगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, जिसमें उनकी पुलिस भी शामिल है, दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिल सकेंगी। संपूर्ण देश की तरह ही अन्य राज्यों में अनेक तरह की सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही इसकी समीक्षा करा के जम्मू कश्मीर के लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी ऐसी सुविधाएं। रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा। केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट और सेना एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटे की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घाटा बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए। कुछ कालखंड के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र के अधीन रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। यह आपको समझना होगा। जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन के अधीन आया है, वो सीधे केंद्र के संपर्क में है। इसका प्रभाव वहां गुड गवर्नेंस में दिखने लगा है। जो प्रोजेक्ट्स कागजों में लटके थे वो जमीन पर उतर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने पारदर्शिता लाने की कार्य संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। हाईवेज, रेलवेज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हों, सड़कें, नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, सबको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में मतदान का तो हक है, लेकिन राज्य की विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत चुनाव में न तो वोट करने का अधिकार था और न ही चुनाव लड़ने का। देश के अन्य हिस्सों में इन लोगों को सारे अधिकार हैं, बस जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर के संपूर्ण जनमानस का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बात तय है कि अब आपका जनप्रतिनिधि आपके हाथों ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले आपके सीएम होते थे वैसे ही होंगे। इस नई व्यवस्था के तहत हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त कराएंगे। लोगों के दिलों से भ्रम दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को आगे बढ़ाएगी। तो मैं नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ, लद्दाख में भी व्यवस्था बनी रहेगी। पीएम मोदी ने भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता नई आशाओं, विश्वास एवं नए उत्साह के साथ अलगाववाद और आतंकवाद को परास्त कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। एक नई आशा और उम्मीद की किरण देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का
सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए वो किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए। एक समय था जब कोई फिल्म बिना जम्मू कश्मीर पहुंचे नहीं खत्म होती थी। मैं देश और दुनिया के सभी फिल्म इंडस्ट्री से अपील करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता में शामिल करें। अपनी आशाओं और उम्मीदों का आधार नौजवानों को मानते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा तकनीक का विकास होगा उनका जीवन आसान होगा। सरकार ने जो फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को भी मदद करेगा जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर का बच्चा दुनिया भर में खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी। प्रणब मुखर्जी ने वित्त, रक्षा, विधि, वाणिज्य सहित कई मंत्रालयों को संभाला है। इसके अलावा वो साल 2012 से लेकर 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। प्रख्यात गायक की ओर से उनके बेटे तेज हजारिका ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। मशहूर लोक गायक भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम राज्य के सदिया में हुआ था। उन्होंने अपना पहला गाना 10 साल की उम्र में गाया था। सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी ओर से यह सम्मान दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्रजीत सिंह ने ग्रहण किया। नानाजी देशमुख ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। ग्रामीण विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। असदुज्जमा खान भारत बांग्लादेश के गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 7वीं बैठक को लेकर भारत के दौरे पर हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की है। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की 52वीं सालाना आम सभा की बैठक को उन्होंने संबोधित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों को कमतर करने का पाकिस्तान का फैसला दुनिया के समक्ष द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चिंताजनक स्थिति पेश करने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला लोगों को विकास के अवसर दिए जाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जिससे उन्हें पहले वंचित रखा गया। पाकिस्तान द्वारा वाघा स्टेशन पर रोकी गई समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को लाने गए भारतीय रेलवे के चालक दल के सदस्य रेलगाड़ी को अटारी वापस लेकर लौटे। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान ने वाघा पर ही रोक दी थी ट्रेन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की अस्थियां बृहस्पतिवार को गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में विसर्जित कर दी गईं। सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज और पति स्वराज कौशल ने वैदिक मंत्रोच्चार करने के बाद नौका से गंगा के मध्य में जाकर अस्थियां विसर्जित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश भर में कुल 11,000 जगहों पर फ्री वाईफाई लगाए जाएंगे। इसके लिए सितंबर से हॉटस्पॉट लगाने का काम शुरू होगा, जिससे उपयोगकर्ता को हर महीने 15 GB डेटा मुफ्त दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने के पाकिस्तान के फैसले पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से करतारपुर गलियारे के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रति माह व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे। वो महीने में एक बार सरकार की योजनाओं पर राय जानने के लिए विशेषज्ञों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दल बदल कानून के तहत आपके 2 बागी विधायकों देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी को अयोग्य करार दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा से बात की और कर्नाटक के अलमटी डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमति जताई। इससे सांगली महाराष्ट्र में जलस्तर नीचे लाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के सांगली में नाव पलटने की दुर्घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 लोगों के डूबने की आशंका है। 15 लोगों को बचाया जा चुका है। नाव पर 30 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को अधिकारियों को ईद पर राज्य लौटने वाले छात्रों के घर तक पहुंचने को लेकर इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लगभग 26,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कर्नाटक के मैसूर में स्थित काबिनी बांध के जलस्तर में 46,000 क्यूसेक की वृद्धि हुई है। बांध से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। काबिनी बांध में जल स्तर वर्तमान में 2,281.5 फीट और अधिकतम स्तर 2,284 फीट है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। केरल में कुछ समय तक सुस्त रहने के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई भागों में भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बाढ़ आने और भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की है। केरल में लगातार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सीएम पी विजयन ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को लगातार स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कुछ जगहों पर रेल पटरियों के डूब जाने से कई रेलगाड़ियां स्थगित कर दी गई हैं और कई के मार्ग बदले गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बाढ़ में फंसे अंदरूनी इलाकों में रह रहे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए निकाल रही हैं। पिछले कुछ दिन से हो रही बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से बैतूल में ताप्ती नदी का पानी ताप्ती मंदिर में घुस गया है। ऐसा 3 साल बाद हुआ। इससे बैतूल के लोगों में जश्न का माहौल है। कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ के कारण काफी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों के रूट को भी डायवर्ट किया गया है। इसके चलते हुबली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों की व्यवस्था की गई, जिससे कि यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके। महाराष्ट्र में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे कई राज्य मंत्रियों के साथ मिलकर कोल्हापुर, सांगली और सतारा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हवाई दौरा किया। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में शिवाजी नगर क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने आज कोल्हापुर में कल्याणी हॉल में रहने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। कोल्हापुर में भारी बारिश और बाढ़ के चलते करीब 51,000 लोग और 200 गांव प्रभावित हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते कोझिकोड के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भारी बारिश के कारण कर्नाटक के बेलागावी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सेना के जवान गोकाक, चिकोड़ी और मंडावली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली तथा राज्य में पाबंदियां लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में एक बार फिर सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण तैयार करने की कवायद में संबंधित चुनिंदा मुद्दे उठाने की अनुमति के लिए तीसरा सीतलवाड़ के मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.74% की बढ़त के साथ 37,327.36 अंकों पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.63% की बढ़त के साथ 11,032.45 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोना बृहस्पतिवार को 550 रुपए के उछाल के साथ 38,470 रुपए प्रति 10 ग्राम के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 630 रुपए के उछाल के साथ 44,300 रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गई। भारत की अग्रणी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रदाता और डीपीडीएचएल की कंपनी ब्लू डार्ट ने अपनी वार्षिक राखी एक्सप्रेस की घोषणा की। अपने व्यापक भारतीय घरेलू नेटवर्क के जरिए ब्लू डार्ट द्वारा भारत में 35,000 से अधिक स्थानों पर राखियां डिलीवर की जाएंगी। चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। ये फैक्ट्री 169 एकड़ में फैली होगी। लुफ्थांसा ने बेंगलुरु म्यूनिख मार्ग पर एक नई उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। नई उड़ान
कैप्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु से सप्ताह में 5 बार उड़ान भरेगी, जो 31 मार्च 2020 को म्यूनिख से शुरू होगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने बीएसएनएल सिम कार्ड बदलने या फिर रिप्लेसमेंट करने पर लगने वाले शुल्क को कम कर दिया है, जिससे अब यूजर को सर्विस के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटेन की कंपनी BP PLC के साथ मिलकर देश भर में 5,500 पेट्रोल पंप चलाने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी देने की कवायद के तहत रोजगार समाचार का संस्करण शुरू किया है। Hyundai की बहुप्रतीक्षित नेक्स्ट जनरेशन हैचबैक कार ग्रांड i10 जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी। खुशखबरी की बात यह है कि कंपनी ने अपनी इस नई कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है। जर्मनी की स्पोर्ट्स वियर निर्माता कंपनी एडिडास ने चेताया कि अमेरिका, चीन और अन्य देशों के बीच मुद्रा को लेकर चल रहा टकराव बढ़ने से सभी को नुकसान होगा। अमेरिका ने अपने यहां पाकिस्तानी राजनयिकों और कर्मचारियों की आवाजाही पर पिछले साल लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। किर्गिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अल्मज़बेक अतामबेयेव को हिरासत में लेने का विशेष बल का प्रयास नाकाम रहने और एक अधिकारी की मौत होने और एक पुलिस प्रमुख की हालत गंभीर होने के कारण देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को धन शोधन के मामले में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जेल में बंद अपने पिता से मिलने आई थी। अमेरिका के साथ जारी व्यापार युद्ध के बाद भी जुलाई महीने में चीन के निर्यात में 3.30% की तेजी देखी गई। हालांकि इस दौरान चीन का आयात 5.60% गिर गया। ताइवान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आने से एक महिला की मौत हो गई। भूकंप के कारण विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई, जिससे 10,000 से अधिक मकान प्रभावित हुए हैं। कोलंबिया ने वहां जन्म लेने वाले वेनेजुएला के 24,000 से ज्यादा बच्चों को कोलंबिया की नागरिकता देने की घोषणा की है। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट की वजह से लाखों लोगों ने कोलंबिया में शरण ली हुई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कार्यक्रम को अमान्य करार दिया है और यहां रह रहे कई पाकिस्तानी डॉक्टरों से देश छोड़ने या प्रत्यर्पित किए जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी सरकार ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के चलते हिंसा बढ़ने के कारण अपने नागरिकों को चीन के इस शहर जाने को लेकर अपनी चेतावनी का स्तर बढ़ा दिया है। अमेरिका के 6 सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने देश में सिख अमेरिकियों के योगदान को पहचानते हुए कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका में 2 प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसदों ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ बदले की कोई भी कार्रवाई करने से बचने और अपने देश में आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय इकाई की नवयुक्त उप कार्यकारी निदेशक अनिता भाटिया ने कहा कि भारत ऐसे अभिनव विचारों का संगम स्थल है जिन्हें महिला सशक्तिकरण तथा समानता को बढ़ावा देने वाले बदलावों को लागू करने में अन्य विकासशील देशों के साथ साझा किया जा सकता है। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।